Hello students. Today we are going to discuss about the different applications of tissue culture. Apart from that, we are going to start today with the animal husbandry. Okay. Last lecture we have discussed in detail about the tissue culture, right? So let's start with the topic. First topic is micropropagation. What is micropropagation? The word says everything, right? Micro means small, right? And this propagation word says you grow, right? So micropropagation is basically a technique under plant tissue culture which helps in multiplication, or you can say rapid multiplication of ornamental plants. Okay, ornamental plants एंड फ्रूट ट्रीज. तो याद रखना है कि दिस टेक्निक माइक्रो प्रोपोगेशन हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट. ओके, फ्रूट ट्रीज. कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं, बट उससे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन. ओके, अब याद रखना है कि माइक्रो प्रोपोगेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर. तो कहीं ना कहीं जो बिगिनिंग होगा इस टेक्निक का वो किसके साथ होगा? एक्सप्लांट, राइट? सो किसके साथ इसका बिगिनिंग होगा? इट विल बिगिनिंग विथ एक्सप्लांट, राइट? अब यहां पर याद रखना है कि एक्सप्लांट के लिए क्या यूज करते हैं? शूट अपाइकल मेरिस्टम. क्या यूज करेंगे? शूट अपाइकल मेरिस्टम. और ये जो शूट का अपाइकल मेरिस्टम है, शूट का जो अपाइकल मेरिस्टम है उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोपोग्यूल्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स कि जो एक्सप्लांट यूज हो रहा है माइक्रो प्रोपोगेशन में उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोपोग्यूल्स. नाउ याद रखो कि एक्सप्लांट, जिस प्लांट से हम से जो नया प्लांट बनेगा वो आइडेंटिकल होगा. सो याद रखना है ईच ऑफ दिस प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल पेरेंट प्लांट, राइट? सो याद रखना है कि जो प्लांट का एक्सप्लांट है और जो एक्सप्लांट से नया प्लांट बनेगा दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल. जो प्लांट का एक्सप्लांट है और एक्सप्लांट से जो नया प्लांट बनेगा वो दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल, राइट? सो याद रखना है. अब इसके अलावा माइक्रो प्रोपोगेशन इज द मेजर टेक्निक which is being practiced in India by our scientists, or you can say by the Indian biotechnologists. Very largely it is being practiced. तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के एंड फ्रूट ट्रीज के which are being produced with the help of micro propagation. ओके, अब सबसे पहला ऑर्नामेंटल प्लांट है ऑर्चिड्स, इसके अलावा यूकलिप्टस एंड ब्लूबेरी. ऑर्चिड्स, यूकलिप्टस, blueberry are the example of ornamental plants which are produced by the technique of micro propagation. दूसरी चीज फ्रूट ट्रीज. फ्रूट ट्रीज में एग्जांपल है टोमेटो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पोटैटो. ओके, सो ये एग्जांपल्स याद रखना है अबाउट फ्रूट ट्रीज एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ठीक है. अब एक और चीज याद रखना है, माइक्रो प्रोपोगेशन. माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड soma clonal propagation. It is also called soma clonal propagation. It is also called soma clonal propagation. And why it is called soma clonal propagation? Because याद रखा है जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी नया प्लांट बनेगा इट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, इसीलिए क्लोन बोला है. सोमा क्यों बोला है? बिकॉज हियर वी आर यूजिंग नथिंग बट द सोमैटिक सेल्स. वी आर नॉट हियर, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट. यहाँ पर कोई गैमेट का रोल नहीं है. यहाँ पर किसका रोल है? सोमैटिक सेल. तो सोमैटिक सेल जो कि एक्सप्लांट में होगा उसी से नया प्लांट बन रहा है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन. अब स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप्स सेम होंगे एज वी हैव सीन इन प्लांट टिश्यू कल्चर. ओके, जस्ट एक बार मैं बता दे रहा हूं अगेन. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? इनिशिएशन ऑफ कल्चर. व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएशन ऑफ कल्चर? एक्सप्लांट एक्सरसाइज किया जाएगा एंड इट विल बी एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम. एंड विच इज द न्यूट्रिएंट मीडियम यूज्ड?
MS medium, that is Murashige and Skug medium. Next, shoot formation. अब एक्सप्लांट बन गया, एक्सप्लांट के बाद कैलस, राइट। अब कैलस जो है, कैलस आगे जाके और मल्टीप्लाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा, शूट। व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, शूट। अब शूट के बाद नेक्स्ट शूट बन जाएगा, उसके बाद देयर विल बी रूटिंग ऑफ शूट्स। जो शूट्स बना है, सपोज ये शूट बना है हमारा, राइट, दिस इज आवर शूट, तो इसके शूट्स जो है, शूट्स के लोअर पार्ट से क्या निकलेंगे, अब अराइज होंगे रूट्स, राइट। अब नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? अब जो ये न्यू प्लांट बना है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेचुरल एनवायरमेंट, है ना, राइट। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये भी इन विट्रो है, कहीं ना कहीं इट इज प्रैक्टिस अंडर लैब, इट इज परफॉर्म इन द लैब। तो इसको लैब से बाहर निकाल देंगे, दैट विल बी ट्रांसप्लांटेशन। दैट मीन्स टिश्यू कल्चर से प्लांट डेवलप जो हुआ है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेचुरल एनवायरमेंट। सो ये याद रखना, दिस इज अबाउट द स्टेप्स, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। अब माइक्रो प्रोपोगेशन का क्या एडवांटेज है? वी कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स, okay, so what is the first advantage? Large number of plantlets within short duration, correct। अब ये जो टेक्निक है, इट इज प्रैक्टिस इन द लैब, इट इज प्रैक्टिस इन विट्रो कंडीशन, इट इज प्रैक्टिस इन द टेस्ट ट्यूब। तो जो टेस्ट ट्यूब है वो बहुत सारे हो सकते हैं एट अ टाइम, राइट। बहुत सारे टेस्ट ट्यूब को हम एक साथ रखकर बहुत सारे प्लांट एक साथ ग्रो कर सकते हैं। देन हेंस इट इज अ rapid method of vegetative propagation or rapid method of growing plants, the in vitro, okay। next है season independent। second application क्या है, season independent, right। plants are obtained throughout the year, there is no dependency on the season, that is second application। हम कहीं पे भी इस I mean not कहीं पे, हम लोग इसको कभी भी कोई भी सीजन में, समर विंटर एनी सीजन, हम इसको ग्रो कर सकते हैं इन द लैब। नेक्स्ट है rare and endangered plants are multiplied, right। suppose एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, और वो प्लांट जो है कहीं ना कहीं उसका एक ही स्पीशीज बचा हुआ है, राइट। सो वो स्पीशीज को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको खत्म होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगेन यूजिंग माइक्रो प्रोपोगेशन। सो ये 3 एप्लीकेशन याद रखना है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। Second, plants are obtained throughout the year. Third, rare and endangered plants are multiplied। इसके अलावा एक और हम एप्लीकेशन ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं, और वो एडवांटेज क्या है, स्टेराइल प्लांट्स। स्टेराइल प्लांट्स और यू कैन से नॉन कंटामिनेटेड प्लांट। इसका मतलब क्या, देखो पूरा जो माइक्रो प्रोपोगेशन का टेक्निक है वो इन विट्रो कंडीशन में, बहुत स्टेराइल कंडीशन में होता है, राइट। जब पूरा एनवायरनमेंट ही स्टेराइल है तो कहीं ना कहीं प्लांट्स भी क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, दे विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन। ये हो गया। अब मैंने एक टर्म यहां पर बताया था, माइक्रो प्रोपोग्यूल्स। ओके, सो याद रखना है कि द वर्ड प्रोपोग्यूल्स मीन्स द पार्ट which will give rise to new organ or organism, okay। so याद रखना है प्रोपोग्यूल जो वर्ड है, that means the vegetative part that will give rise to new organ or organism। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, शूट अपाइकल मेरिस्टम के बारे में, राइट। देखो इफ मुझे डिजीज्ड प्लांट से डिजीज्ड फ्री प्लांट बनाना है, मतलब एक प्लांट है जिसको डिजीज हुआ है, वो जो एक प्लांट है, वो एक स्पीशीज जो है प्लांट का, सपोज ये मेरा एक प्लांट है, राइट। सो ये जो प्लांट है ये डिजीज्ड है, इट इज अ डिजीज्ड प्लांट, और इस डिजीज्ड प्लांट से मुझे एक क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट डेवलप करना है, एक हेल्दी प्लांट।
या फिर नॉर्मल प्लांट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। अब यहां पर क्या यूज करेंगे हम, अपाइकल पार्ट, अगेन टॉप का पार्ट यूज करेंगे बिकॉज प्लांट के टॉप का पार्ट जो है इट इज लेस और नॉट इन्फेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ पैथोजेंस। इसको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज कि वी कैन प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। इसमें एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग डिजीज प्लांट का एक्सप्लांट यूज करेंगे तो वो कोई भी पार्ट नहीं होगा, वो एपाइकल पार्ट होगा, एपेक्स का पार्ट होगा, बिकॉज दैट पार्ट इज लीस्ट और नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ पैथोजेंस। तो ये ओवरऑल याद रखना है अबाउट माइक्रो प्रोपोगेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन। ओके, सो ये याद रखना है अबाउट माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। सेकेंड एप्लीकेशन इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो याद रखना है when a hybrid is produced, okay, when a hybrid is produced by fusion of two somatic cell, when a hybrid is produced by the fusion of two somatic cells of two varieties, it is called somatic hybrid, and the process of producing somatic hybrid is called somatic hybridization. Clear? याद रखना है when a hybrid is produced by fusion of two somatic cells of two varieties or species, it is called somatic hybrid. ये जो नया सेल बनेगा उसको बोलेंगे somatic hybrid cell, और इस प्रोसेस को, the process of making somatic hybrid cell is known as somatic hybridization. Next, what is protoplast? Protoplast is a cell without cell wall. What is protoplast? Cell without cell wall. Okay, so अब इस टेक्निक के बारे में देखते हैं क्या होने वाला है, राइट। सो प्रोटोप्लास्ट का यहाँ पर होने वाला है फ्यूजन। किसके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होने वाला है? यहाँ पर दो वैरायटीज के जो सेल हैं उनका होने वाला है यहाँ पर फ्यूजन, राइट। अब प्रोटोप्लास्ट जैसे कि मैंने बताया इट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल, दैट मीन्स इस टेक्निक में सेल वॉल का कोई रोल नहीं है, hence it is digested with the help of enzymes cellulase and pectinase. याद रखना है कि cell wall is digested with the help of two enzymes cellulase and pectinase. तो ये हो गया, सेलुलेस के साथ और पेक्टिनेस के साथ सेल को ट्रीट कर दिया, सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया। अब जो है दैट इज प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है दो अलग अलग प्लांट का, दो अलग अलग वेराइटीज का इसको साथ में लाया जाता है। इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड मेड टू फ्यूज बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूजन, ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजोजेनिक। इलेक्ट्रोफ्यूजन ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजोजेनिक एजेंट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल और सोडियम नाइट्रेट। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है फ्यूजोजेनिक एजेंट यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजोजेनिक एजेंट यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सो यू हैव टू राइट पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट। सो दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर देगा। ओके, अब फ्यूजन से क्या होता है याद रखना है, फ्यूजन इज नॉट ओनली ऑफ साइटोप्लाज्म बट इट इज ऑल्सो ऑफ अ न्यूक्लियाई। दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज होके एक बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनके आसपास क्या डेवलप होगा, उनका खुद का सेल वॉल। क्या क्या डेवलप होगा? उनका खुद का सेल वॉल। सो दिस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड सेल। तो ये याद रखना है, तीन केमिकल्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। पहला है सेलुलेस, नेक्स्ट इज पेक्टिनेज, थर्ड इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट। याद रखना है, अब जैसे ही ये सोमैटिक हाइब्रिड सेल बन गया, इसको क्या करेंगे, इट विल बी पुट अप इन द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में रख दिया, कल्चर मीडियम में इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, कैलस। धीरे 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 कैलस आगे जाके क्या बना देगा, अ न्यू वेराइटी। ओके,
एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि वैरायटी दिखेगी कैसे। पोमैटो, पोमैटो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। ठीक है, मतलब उसका कलर जो ये पोमैटो है उसका कवरिंग, उसका जो फ्रूट कवरिंग है वो रेड कलर का होगा, उसका शेप कहीं ना कहीं पोटैटो के जैसा होगा, इररेगुलर शेप का होगा, राइट। सो दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, टोमेटो रेड होता है इस वजह से पोमैटो रेड होगा, और पोटैटो का जो शेप होता है वो इररेगुलर होगा जिसकी वजह से पोमैटो का भी शेप क्या होगा, इररेगुलर। दैट मींस दोनों स्पीशीज के प्रॉपर्टीज एक ही प्लांट में आ जाएंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है रैबेज। रैबेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिश एंड कैबेज, राइट। रेडिश एंड कैबेज का ये कॉम्बिनेशन है विच इज नोन एज रैबेज। तो ये याद रखना है, दिस अनदर एप्लीकेशन ऑफ plant tissue culture, that is somatic hybridization. What is somatic hybridization? We are going to mix two cells of two varieties or species. तो वो जो नया सेल बनेगा दोनों को फ्यूज करने के बाद उसको बोलेंगे somatic hybrid cell, and this process of making somatic hybrid cell is known as somatic hybridization. उसके बाद एंजाइम याद रखना है, एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल विदाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए दो एंजाइम, सेल्यूलेस, पैक्टिनेस। उसके बाद दो प्रोटोप्लास्ट को, दो अलग अलग वैरायटीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए फ्यूजोजेनिक एजेंट का यूज करेंगे, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। इसके अलावा याद रखना है कि फ्यूजन जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म का नहीं होगा, इट इज ऑल्सो ऑफ न्यूक्लियाई। क्लियर है? एग्जाम्पल्स पोमैटो एंड रैबेज। Okay students, so next topic है single cell protein which is shortly abbreviated as SCP. Single cell protein which is shortly abbreviated as SCP. Okay, single cell protein word से समझ में आ रहा है कि सेल जो है उससे हम प्रोटीन लेंगे। ओके, सेल से क्या लेंगे? प्रोटीन। ओके, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है विल सी इन अ मिनट। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। एज देर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं देर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। बट डू यू थिंक कि ये जो कन्वेंशनल मेथड है एग्रीकल्चर के, उनसे हमारा जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनका फूड सेटिस्फेक्शन हो पाएगा? राइट, नहीं हो पाएगा, राइट। सो कहीं ना कहीं देर विल बी शॉर्टेज ऑफ सीरियल्स, देर विल बी शॉर्टेज ऑफ पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, राइट। बिकॉज कन्वेंशनल मेथड जो है इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट। ओके, सो इसके अलावा कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होगा, देर विल बी लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिएंट की, या तो लैकनेस होगा, करेक्ट। अब इसके अलावा इफ यू सी कि बहुत सारे जो वेजिटेरियंस हैं, राइट, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स नॉन वेज डाइट्स, राइट। सो शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड ऑफ सीरियल्स। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मुझे 1 किलो मीट प्रोड्यूस करना है, राइट, मीट प्रोड्यूस करना है, तो उस मीट, उस एनिमल का जो मीट है उसको भी कहीं ना कहीं 3 to 10 kg ग्रेन्स फीड करना पड़ेगा, राइट। जो भी एनिमल का हम मीट लेंगे कहीं ना कहीं वो एनिमल को भी फीड करना पड़ेगा। तो याद रखना है 1 kg ऑफ मीट विल बी गेटिंग फ्रॉम 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन, उसको फीड करना पड़ेगा 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन। सो कहीं ना कहीं वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, राइट। एंड इसके अलावा अब एक और चीज हो सकता है कि more than 25% of people are suffering from malnutrition and hunger. Okay, so ये याद रखना, बिकॉज कहीं ना कहीं कन्वेंशनल मेथड सफिशिएंट नहीं हो रहा है। सेकेंड, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो वेजिटेरियन इंडिविजुअल है, वेजिटेरियन डाइट से कुछ लोग नॉन वेज डाइट पर जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट। तो इस वजह से क्या होगा, बहुत सारा जो वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, उसका कुछ पार्ट 25% जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं इट विल बी सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन, एनर्जी, malnutrition और हंगर। सो इन ऑर्डर to overcome these all problems, right, in order to eliminate this problem, there is an alternate method known as
सिंगल सेल प्रोटीन, इट इज नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, अब सिंगल सेल प्रोटीन जो वर्ड है, सिंगल सेल प्रोटीन जो वर्ड है उसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ माइक्रोबियल बायोमास। बायोमास मींस बेसिकली वो जो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो प्रोडक्ट, एनी माइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड एज फूड और एडिटिव्स। सो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि एक सेल जो है वो बायोमास प्रोड्यूस करके देगा। इट मे बी unicellular organism that can produce us a biomass, or it can be a multicellular organism which can produce us a biomass. And जो biomass है वो उसको हम यूज करेंगे एज अ फूड और एडेक्टिव्स, राइट? अब ये जो बायोमास है कहीं ना कहीं ये ड्राई फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इट इज टेकन और कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है? उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है माइक्रोब्स लाइक स्पिरुलिना। स्पिरुलिना इज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट? अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है स्पिरुलिना, ये वेस्ट वाटर में भी ग्रो होता है। सबसे बड़ी खासियत है इसकी, इट कैन बी मल्टीप्लाइड इन द वेस्ट वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। इसके अलावा स्ट्रॉ समझ में आ रहा है आपको? व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, राइट? उसके अलावा मोलासिस इज व्हाट? द बाय प्रोडक्ट, यू कैन से जो वेस्ट होता है शुगर केन का, दैट इज मोलासिस। इसके अलावा एनिमल मैन्योर, राइट? तो मतलब एक बड़ा सा कंटेनर होगा, उस कंटेनर में बेसिकली पोटैटो को वॉश करके उसका वेस्ट वाटर होगा, या फिर स्ट्रॉ को मोलासिस, या फिर मोलासिस को वहां पर हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे एज सब्सट्रेट। सो मोलासिस को एज सब्सट्रेट यूज करेंगे पानी के अंदर, और उसके अंदर इनोकुलम ऐड करेंगे। इनोकुलम इन द सेंस स्पिरुलिना, कुछ स्पिरुलिना ऐड कर देंगे और फिर उसके अंदर वो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? इसको याद रखना है। एंड दिस स्पिरुलिना विल प्रोड्यूस a biomass which will be rich in proteins, minerals, vitamins, fats and carbohydrates। याद रखना है ये जो स्पिरुलिना बायोमास प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, it will be rich in proteins, fats and minerals, vitamin etc. इसके अलावा it will also reduce pollution, it will also reduce pollution। कैसे? राइट, वेस्ट वाटर में जो भी यूजफुल चीजें रहेंगी वो यूटिलाइज कर लेगा, राइट? सो कहीं ना कहीं जो पानी जाएगा, जो सीवेज जाएगा इनटू द रिवर्स, वो कम पॉल्यूटेड होगा या बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं करेगा, राइट? सो ये याद रखना है। अब इसके अलावा बैक्टीरिया का भी यूज कर सकते हैं हम लोग एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। विच बैक्टीरिया? मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोट्रोपस इज अ बैक्टीरिया विच कैन बी यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है? उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं। सपोज एक काव है, राइट? ये जो काव है ये पर डे 1 लीटर मिल्क देती है। कितना लीटर? 1 लीटर मिल्क, जिसके अंदर देयर इज ओनली 250 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। 1 लीटर दूध देती है जिसके अंदर क्या है? 250 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, राइट? अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है it is expected, bacteria Mithylophilus Mithylotrophus is expected to produce 25 tons of protein in a day. तो which one is better? कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली बैक्टीरिया, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर काउ से मिल्क लेना है तो कहीं ना कहीं उसको भी अगेन ग्रेन जो है वो फीड करना पड़ेगा। जब ग्रेन फीड करेंगे तभी तो क्या करेगा, हमको मिल्क का जो प्रोटीन है उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो अच्छा होगा, राइट? सो याद रखना है कि दिस Mithylophilus Mithylotrophus कैन मल्टीप्लाई रैपिडली एंड कैन जनरेट 25 tons of protein in a day, राइट? सो ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखना है, स्पिरुलिना, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कैंडिडा यूटिलिस, ओके? एक और एग्जाम्पल क्या है? कैंडिडा यूटिलिस। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है क्लोरेला। Chlorella you have already heard, right? It is a chlorophyceae, so it is also used as a single cell protein,
अब सिंगल सेल प्रोटीन से पहले वी ऑल नो कि मशरूम जो है आज के टाइम में काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड इट इज बीइंग यूज्ड एज अ एडिबल फूड, राइट। सो कहीं ना कहीं देयर इज मोर ऑफ एफर्ट्स टू मेक सो दैट ज्यादा से ज्यादा वी यूज दीज टाइप ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स और दीज काइंड ऑफ एडिबल फूड, बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन द प्लांट्स and this might have a real big impact in the future. So it is really important to also use single cell proteins or edible foods like mushroom and chlorella. याद रखना है examples. What is single cell protein? It is a microbial biomass obtained by unicellular or multicellular organisms that can be used as a food or additives. याद रखना है जो प्रोटीन्स होगा that will be in the form of powder or it might be merged or blended into the capsule. Okay, याद रखना है सिंगल सेल प्रोटीन रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एग्जांपल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. स्पिरुलिना, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, क्लोरेला एंड ईस्ट का एग्जांपल है कैंडिडा यूटिलिस. बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है. Okay, next is animal husbandry. Animal husbandry. Okay, what do you mean by animal husbandry? Okay, animal husbandry is what? Agricultural practice for breeding and raising livestock. Definition याद रखना है. It is just a practice of breeding and raising livestock. Okay, यहाँ पर दो चीजें तुम लोग को दो नए नॉट नए वर्ड बोल सकते हैं बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये नए वर्ड हो सकते हैं. ब्रीडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीडिंग? ब्रीडिंग is derived from the English word breedan, that means bringing young to birth, right? Simple terms में बोले तो mating that will give rise to a young one. यहाँ पर वही चीज दी है, bringing young one to birth. Livestock. अब livestock का मतलब याद रखना है कि animals जो है they are raised in the farm to generate profit. Animals raised in farm, okay, to generate profit. Okay, livestock. Stock मतलब क्या होता है? Which can be used in future, right? So यही याद रखना, livestock. Life is living. Okay, याद रखो ये. अब कौन से animals का इस्तेमाल होता है as a livestock? So enlisting the animals includes buffalo, goat, camel, sheep, cow. All these are what? Animals which are used as livestock. इसके अलावा याद रखना है एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज. पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक और चीज याद रखना है, वी ऑल्सो ऑब्टेन डेयरी प्रोडक्ट. ओके, डेयरी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, राइट? सो याद रखना है ये. अब एक और बात याद रखना है कि इंडिया रैंक 6th वर्ल्ड वाइड. इंडिया रैंक 6th इन द फील्ड ऑफ फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्मिंग. Okay, India ranks 6th. अब what is fishery? Fisheries is nothing but catching. ठीक है, हमने देखा है बहुत सारे फिशरमैन को जो फिश को पकड़ने या कैच करने के लिए शीशोर पर जाते हैं, राइट? समुद्र के किनारे जाते हैं. इसके अलावा कैच करने का उनको क्या किया जाएगा? रियरिंग किया जाएगा, राइट? दे विल बी रेस्ड, राइस किया जाएगा उनको. उसके बाद फिर राइस करने के बाद दे विल बी सेल्ड इन द मार्केट. सो याद रखना है, फिशरी इज नथिंग बट कैचिंग, रेयरिंग एंड सेलिंग. फिश के अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं. शेल फिश, ओके, मोलस्कन्स. इसके अलावा क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स एंड क्रैब्स. ओके, सो ये भी इनका भी जो कैटेगरी है दैट इज आल्सो अंडर फिशरीज. वी ऑल नो सिल्क वर्म इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क कॉटन, राइट? सो अब मैं एनलिस्ट कर रहा हूं किस livestock से what type of product we get, or you can say what is the use. Honeybees, you all know we get honey. Prawns, crabs, fish are eatable, that means they are used as food. इसके अलावा chickens or chicks are reared for egg, right? Egg के लिए chickens का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा
buffaloes are used for obtaining milk, pigs are used as beef, or you can say pigs are reared for beef, sheep are reared for wool, correct, camels are reared for milk and also major source of transportation, right। एक और चीज आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया along with collaboration of China constitute 70% of the livestock worldwide। इंडिया और चाइना का दोनों जन का मिलाकर जो लाइफ स्टॉक बनता है दैट इज 70% ऑफ द वर्ल्ड। बट ईल्ड जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो बहुत ही कम है, बहुत ही सैड परसेंटेजेस, सैड स्टैट्स, दैट इज ओनली 25%, राइट। सो बहुत ही सैड है कि 70% लाइफ स्टॉक है फिर भी 25% ही हमको प्रोडक्ट मिलता है, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरी है कि हम इस चीज को इंक्रीज करें, राइट। लाइफ स्टॉक को जो है उनको प्रॉपरली यूज करके उनका प्रॉपर इस्तेमाल कर कर हम जो यील्ड है उसको 25% का डबल करें, ट्रिपल करें, राइट। सो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ओके। ओके, सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स दैट विल प्रोड्यूस मिल्क और द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क। मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स दैट विल प्रोड्यूस और दे विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके। अब हमारा जो मकसद है, ये जो चैप्टर है इसका मकसद क्या है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उसको कैसे उसका जो फूड का डिमांड है उसको सेटिस्फाई किया जाए विद द हेल्प ऑफ आइदर प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, राइट। सो डेयरी फार्म को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, लेट्स सी, ओके। अब कैसे एनहांस कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, राइट। कौन सी प्रजाति जो है वो ज्यादा प्रोटीनिशियस, ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। अब इसमें काऊ की वैरायटी देख रहे हैं हम लोग। इंडियन वैरायटी है काऊ की सिंधी, इसके अलावा गिर, राइट। ये दो वैरायटी है। एक्सोटिक वैरायटीज में है हॉल्स्टेन्स, उसके अलावा है ब्राउन स्विस, राइट। सो याद रखना है काऊ की इंडियन वैरायटी है सिंधी, गिर एंड साहिवाल, ओके, साहिवाल। इसके अलावा एक्सोटिक वैरायटी है हॉल्स्टेन्स एंड ब्राउन स्विस। उसके अलावा बफेलो। अब बफेलो में द ब्रीड्स विच आर गुड मिल्क प्रोड्यूसर आर मेहसाना, जाफराबादी, नागपुरी, सुरती एंड नीली, ओके। सो नागपुरी, सुरती, नीली, जाफराबादी एंड मेहसाना, ऑल दीज ब्रीड्स आर गुड मिल्क प्रोड्यूसर। इसको क्लियर याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, पहला चीज हो गया कि बहुत अच्छा ब्रीड होना चाहिए। द ब्रीड शुड बी गिविंग वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिल्क। सेकेंड, कैटल हैव टू लुक वेल आफ्टर, राइट। देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। उनका जो एरिया है जहां पर उनको रखा गया है, उनका जो एरिया है, उनका जो रूफ है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में वेंटिलेशन होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होना चाहिए और जो वहां का एनवायरनमेंट है वहां पर बिल्कुल भी डिजीज नहीं होना चाहिए, डिजीज फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, कैटल का फूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कहीं ना कहीं कैटल का फूड जो है इट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। जितना गुड क्वालिटी का फूड खाएगा, जितना अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाएगा, उतना ही ज्यादा अमाउंट में मिल्क में न्यूट्रिएंट्स होंगे और उतना ही ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी होगा, ओके। सो फीडिंग ऑफ कैटल इंक्लूड गुड क्वालिटी ऑफ फोडर। फोडर में एक एग्जांपल है सिलेज। अब सिलेज जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्रासेस, मेज, ज्वार एंड लेग्यूम्स। ग्रासेस, मेज, ज्वार एंड मेज, ओके। सो याद रखना है ऑयल केक्स, मिनरल्स, विटामिन, सॉल्ट्स एक्सेट्रा, तो ये याद रखना है। सिलेज इज मेड अप ऑफ ग्रासेस, लेग्यूम्स, ज्वार एंड मेज, ओके। अब ये हो गया थर्ड। फर्स्ट क्या है? सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। सेकंड है कि कैटल का जो देखभाल है वो अच्छे से होना चाहिए। थर्ड है
क्वालिटी ऑफ फूड, फीडिंग द फूडर, राइट। उसके बाद है स्ट्रिंजेंट क्लीननेस एंड हाइजीन, स्ट्रिक्ट क्लीननेस एंड हाइजीन, हाइजीन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू जहां की कैटल हैं, हाइजीन विथ रिस्पेक्ट टू हैंडलर, जो हैंडल करेगा वो भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। उसके अलावा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मिल्किंग, मिल्क प्रोड्यूस करने से लेकर उसको स्टोर करने से लेकर ट्रांसपोर्ट करने तक हर जगह देयर शुड बी प्रॉपर हाइजीन, देयर शुड बी मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन। नेक्स्ट, रेगुलर इंस्पेक्शन बाय वेटरनरी डॉक्टर्स टू द कैटल्स, राइट। सही है, अगर उसका रेगुलर देखभाल होगा या तो रेगुलर डॉक्टर विजिट करेगा तो कहीं ना कहीं दिस विल मेंटेन द डिजीज फ्री एनवायरमेंट टू द कैटल, राइट। सो ये याद रखना है, दिस इज अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ओके, सो अब नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। द वर्ड पोल्ट्री सिग्निफाइज द बर्ड्स, ओके, सो याद रखना है इसको। अब मैनेजमेंट ऑफ बर्ड्स दैट आर रियर्ड और मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स दैट आर रियर्ड फॉर एग्स एंड मीट, याद रखना है इसको कि जब हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ बर्ड्स की, सो दैट विल बी फॉर रियरिंग ऑफ एग और मीट, ओके। अब आप सभी को पता है कि बर्ड्स जो है, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बर्ड्स, वी हैव कॉमन एग्जांपल्स, चिकन्स, डक्स, टर्की, गीस, चिकन, डक, टर्की, गीस, ओके। व्हेन चिकन आर रियर्ड फॉर एग्स दे आर कॉल्ड लेयर्स, बहुत ही आपने ये सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा ये सब। चिकन रियर्ड फॉर मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स, चिकन रेयर्ड फॉर एग्स, चिकन को जब हम रेस करवाते हैं एग प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको हम बोलेंगे लेयर्स, और जब चिकन को मीट के लिए एक रेस करवाएंगे उसको बोलेंगे ब्रॉयलर्स। मोस्ट डिजीज फ्री वैरायटी ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, ठीक है, बहुत ही रिच या फिर बोल सकते हैं डिजीज फ्री वैरायटी जो पोल्ट्री बर्ड्स की है उसमें लेयर्स में है लेघॉर्न, रेड लेघॉर्न, ओके। ब्रॉयलर्स में है एजील, कड़कनाथ एंड ब्रह्मा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, याद रखना है डिजीज फ्री वैरायटीज। लेयर्स में लेघॉर्न और रेड लेघॉर्न, ब्रॉयलर्स में अजील, कड़कनाथ एंड ब्रह्मा। अगेन स्टेप्स कहीं ना कहीं सेम होंगे विच वी हैव सीन इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ओके। जस्ट एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। स्टेप्स टू एनहांस पोल्ट्री फार्म, पहला है प्रॉपर एंड सेफ कंडीशंस, राइट, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल होना चाहिए, राइट। उसके अलावा बोल सकते हैं कि देयर शुड बी डिजीज फ्री एनवायरमेंट मेंटेन्ड एवरी टाइम। उसके अलावा अगेन जैसे मैंने बताया प्रॉपर फूड एंड वाटर, जितना अच्छा फूड होगा, जितना न्यूट्रिशियस फूड होगा उतना ही हेल्दी एग होगा, उतना ही न्यूट्रिशियस मीट होगा, करेक्ट। इसके अलावा हाइजीन एंड हेल्थ केयर, देयर शुड बी ऑलवेज अ वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल फॉर द बर्ड्स और फॉर द पोल्ट्री बर्ड्स, राइट। हाइजीन, अगेन हाइजीन इज विथ नॉट रिस्पेक्ट टू ओनली the area where the birds are living but also to the handlers, करेक्ट। आप सभी ने सुना होगा 2002 में बर्ड फ्लू, राइट, स्वाइन फ्लू 2002 में, रियली इट वाज वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस, राइट, फॉर द पोल्ट्री इंडस्ट्री, राइट। कहीं ना कहीं ये जो बर्ड फ्लू है ये बर्ड से ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, बहुत सारे बर्ड्स मर रहे थे, पोल्ट्री बर्ड्स मर रहे थे, जिसके वजह से देयर वाज अ वेरी मच इंक्रीज, वेरी हाई इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्स एंड मीट, ठीक है, याद रखना है। दिस इज अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ डिजीज के बारे में हम देखते हैं कि कौन से डिजीज पोल्ट्री बर्ड्स को हो सकते हैं। याद रखना है कि ये जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव, उनको बहुत जल्दी कोई भी डिजीज डेवलप हो जाता है, राइट। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू हाइजीन एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ओके, याद रखना है इसको, ओके। नेक्स्ट इज पोल्ट्री डिजीज,
दैट इज पोल्ट्री बर्ड्स को कौन से टाइप के डिजीज डेवलप हो सकते हैं. सो हियर आर द टाइप्स ऑफ डिजीज: वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज एंड प्रोटोजोवन डिजीज. इसके अलावा पैरासिटिक डिजीज भी होगा. ओके, सो नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वायरल डिजीज. इसमें सबसे पहला एग्जांपल है रानीखेत डिजीज. रानीखेत डिजीज जो है इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और रेस्पिरेटरी डिजीज अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स. ओके, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, राइट. सो जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे इन द बर्ड्स. नेक्स्ट है बर्ड फ्लू. बर्ड फ्लू इट इज कॉज्ड बाय वायरस HSNA वायरस. ठीक है, और जो इसका मोड ऑफ सिम्टम होगा, सिम्टम जो होगा इट विल बी सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा वायरस का सिम्टम. ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज. ना बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला डिजीज है पुलोरम डिजीज, ऑल्सो नोन एज व्हाइट डायरिया. याद रखना है, पुलोरम डिजीज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट डायरिया. ओके, अब याद रखना है कि इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला पुलोरम. सैल्मोनेला पुलोरम. इट अफेक्ट्स ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्प्लीन, लिवर, किडनी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा. तो याद रखना है बैक्टीरियल डिजीज. इसके अलावा कॉमन बैक्टीरियल डिजीज टाइफॉइड हो सकता है पोल्ट्री बर्ड्स में, टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा हो सकता है, एंड CRD दैट इज क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फंगल डिजीज पर आते हैं. अब फंगल डिजीज जो है इसमें सबसे पहला है एस्परजिलोसिस. एस्परगिलोसिस. एस्परगिलोसिस इज कॉज्ड बाय एस्परजिलस फ्यूमिगेटस. एस्परजिलस फ्यूमिगेटस. ओके, इफेक्ट्स लंग्स. फंगल डिजीज इट इफेक्ट्स लंग. पहला एग्जांपल फंगल डिजीज का क्या है? एस्परजिलोसिस कॉज्ड बाय एस्परजिलस फ्यूमिगेटस. सेकेंड है फेविस. फेविस इज कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटॉन मैग्नाइनी. ओके, ट्राइकोफाइटॉन मैग्नाइनी. अगेन इट इज अ स्किन इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह हैं. ओके, ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स. उसके अलावा थर्ड है थ्रश. थ्रश इज कॉज्ड बाय Candida albicans. Thrush is caused by Candida albicans. Thrush is also called candidiasis. Thrush is also called candidiasis. It affects the digestive tract. कहाँ इफेक्ट करता है? Digestive tract में. Okay. Next है protozoan disease. Protozoan disease में एक example है coccidiosis. Coccidiosis is caused by a protozoa coccidia. Coccidiosis is caused by a protozoa coccidia, affects the different parts of intestine. ये चार हो गए. पांचवा है हमारा पैरासिटिक. पैरासिटिक डिजीज जो है इसमें राउंड वॉर्म, सीकल वॉर्म, ये सब आएगा, राइट. सो याद रखना है, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज विच might be caused to the poultry birds if there is no proper hygiene and health maintenance. Okay, so here we complete today's session. एक और चीज, जब भी ये वीडियो देखोगे तो जस्ट रिमेंबर दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना भूलना नहीं. ओके, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाला हूँ. एंड अगेन नोट्स यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द बोर्ड्स. ओके, थैंक यू.